Hello students, welcome to Nitin online class. Today's topic is the abolition of slavery. आज के इस टॉपिक में हम abolition of slavery पढ़ेंगे, मतलब किस तरह से दास प्रथा का अंत हुआ फ्रेंच सोसाइटी के अंदर, वो हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दिस होल सिस्टम वाज एबॉलिश्ड अंडर द जैकोबिन रिजीम। ठीक है, जो जैकोबिन की गवर्नमेंट बनी थी फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद, सबसे पहले नेशनल असेंबली बना था, उसके बाद द जैकोबिन की गवर्नमेंट बनी थी जिसमें रॉबेस्पियर ने पूरी पावर को लीड किया था। इफ़ यू हैव गॉन थ्रू माई वीडियोज़ यू मस्ट हैव नोन दिस। ठीक है, तो जैकोबिन की गवर्नमेंट में एबॉलिशन किया गया था स्लेवरी सिस्टम का। तो हम इसको समझते हैं कि क्या था ये। देखो, slavery system was already happening in this was going on in French society. So because in the monarchy system everyone was having benefits because of this system, because of this slavery. हर कोई क्योंकि सारी पावर जो थी पैसे वालों के पास थी, राजाओं के पास थी और अमीरों अमीरों के पास थी, और उससे क्या होता था कि ये स्लेवरी सिस्टम को बढ़ावा मिलता था। स्लेवरी सिस्टम पहले तो समझना चाहिए कि था क्या। तो देखो, स्लेवरी सिस्टम मीन्स जिस जिस तरह से फ्रांस ने अपनी कॉलोनीज बनाई थी, जैसे अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स में कई सारी कंट्रीज़ थी जिसको फ्रांस ने अपनी कॉलोनीज बना रखी थी। ठीक है, अब उन कंट्रीज़ में क्या होता था, वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट सप्लायर्स थे। दे वर द इम्पॉर्टेंट सप्लायर्स ऑफ द कमोडिटीज सच एज टोबैको, इंडिगो, शुगर एंड कॉफ़ी। मतलब ये सारी जो फसलें थी वो वहाँ पे उगाई जाती थी। जैसे अमेरिकन कॉन्टिनेंट में जो भी उनके कॉलोनीज थे, वो कॉलोनीज मेनली वेस्ट इंडीज़ वाला पार्ट था सारा, द कॉलोनीज इन द कैरेबियन, जो आज के डेट में हम वेस्ट इंडीज़ जानते हैं, तो कैरेबियन सी है। वहाँ पे इसके आसपास जो कंट्रीज़ है, जैसे एक कंट्री है मार्टिनिक्यू, देन गोडेलोप एंड सैन डोमिंगो। तो इस तरह की कंट्रीज़ ये सारी फ्रांस की कॉलोनीज थी। यहाँ पे ये कमोडिटीज़ होते थे, टोबैको, इंडिगो, शुगर एंड कॉफ़ी। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी फ्रांस की, दैट द फ्रेंच पीपल डिड नॉट वांट टू गो देयर बिकॉज इट वाज सो फार, इट वाज अ फार लैंड फॉर देम टू गो, एंड द क्लाइमेट डिड नॉट सूट देम। तो दे वर रिलक्टेंट मतलब हेजिटेंट, वो वहाँ पे जाना नहीं चाहते थे, वहाँ पे काम नहीं करना चाहते थे। तो इस वजह से जो फ्रांस के ट्रेडर्स थे, उन लोग को स्लेव्स की ज़रूरत पड़ती थी, जो कि अफ्रीका में होते थे, जो बिकॉज अफ्रीका वाज द पुअरेस्ट कॉन्टिनेंट, यू नो। तो लॉट ऑफ पुअर पीपल यूज टू लिव, जो कि वहाँ पे एक सोशल डिस्क्रिमिनेशन के शिकार थे। तो जैसे ब्लैक एंड वाइट्स में जो उनकी डिस्क्रिमिनेशन होता था, उनको ब्लैक्स को वहाँ पे नीग्रोज बोला जाता था, जो हम पढ़ेंगे अभी। तो ये लोग स्लेव्स का काम करते थे। इन लोग को स्लेव सिस्टम में डाला गया था। इन लोग को ज़बरदस्ती एक बहुत ही बेकार की हालत में, बेकार की कंडीशन में शिप में बिठा के ज़बरदस्ती ठूस ठूस के भर के लेके जाया जाता था। ठीक है, और फिर इन लोग से काम कराया जाता था। तो ये पूरा रीज़न था कि क्यों होता था, क्योंकि देखो, क्योंकि द फ्रेंच कॉलोनीज विच वर देयर इन अमेरिका, they had they were the suppliers of tobacco, indigo, sugar and coffee, but the Europeans felt reluctant to go and work in the distant and unfamiliar lands. That meant a shortage of labor uh, on the plantations. तो इसलिए they they this was met by a triangular स्लेव ट्रेड बिटवीन। अब देखो, ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें 3 कॉन्टिनेंट्स या 3 कंट्रीज इन्वॉल्व थी। तो कौन कौन से, एक यूरोप, अफ्रीका एंड दी अमेरिका। तो यूरोप मतलब जैसे फ्रांस के एग्जांपल लेते हैं, तो फ्रांस के अंदर जो फ्रांस की कॉलोनीज थी वो कहाँ थी, अमेरिका के अंदर। ठीक है, अमेरिकन कंट्रीज़ वो फ्रांस की कॉलोनीज थी, कुछ अमेरिकन कंट्रीज जैसे कैरेबियन रीजन्स वाला सारा। तो एक तो ये क्या करते थे, जो फ्रांस के प्लांटेशन ओनर्स थे, वो लोग अफ्रीका जाते थे। वहाँ पे उनके फ्रांस के पोर्ट्स थे, जैसे कि नैंटिस एंड ब्रॉडेक्स। वो अभी हम आगे देखेंगे। तो ब्रॉडेक्स एंड नैंटिस में ये पोर्ट था पूरा। ठीक है, ये पूरा कोस्टल रीजन था फ्रांस का। वहाँ से वो लोग जाते थे अफ्रीका। अफ्रीका में अफ्रीका से वो स्लेव्स को ख़रीदते थे, एंड देन वो उन स्लेव्स को लेकर जाते थे अमेरिकन कॉलोनीज़ में। ठीक है, तो जो कैरेबियन कॉलोनीज़ है
वहाँ पे लेके जाते थे एंड वहाँ पे लोग काम करते थे। तो ये पूरा ट्रायंगुलर मेट था, ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड था, ठीक है, बिटवीन यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका। द स्लेव ट्रेड बिगेन इन द 17th सेंचुरी। फ्रेंच मर्चेंट्स सेल्ड फ्रॉम द पोर्ट्स ऑफ बॉर्डेक्स और टेंटेस। ये बेटा इसको आप लोग को ध्यान देना है, ये दोनों जो नेम्स आए हैं, जस्ट yeah, I have just underlined that. Bordeaux and or Nantes. It can be asked in your exam. So which were the two cities, two important ports for the slave trade, right? So the African coast were where they bought slaves from local chieftains, मतलब जो लोकल वहाँ पे अमीर लोग थे वहाँ अफ्रीका के अंदर, उनसे ये स्लेव्स खरीदते थे। एंड दे ब्रांडेड एंड शैकल्ड, उनको पर मतलब स्टैंप लगाया जाता था, उनको ब्रांडिंग की जाती थी। एंड दे स्लेव्स वर पैक्ड टाइटली इनटू शिप्स फॉर द 3 months लॉन्ग वोयाज अक्रॉस द अटलांटिक टू द कैरेबियन। तो 3 महीने की पूरी यात्रा होती थी, जो समुद्री यात्रा होती है उसको वोयाज बोलते हैं। सो 3 महीने की समुद्री यात्रा के बाद वो लोग अटलांटिक से कहाँ पहुँचते थे, कैरेबियन, अटलांटिक को पार करके कैरेबियन रीजन में पहुँचते थे, जो कि अब वेस्ट इंडीज़ के नाम से जाना जाता है। देवर देवर सोल्ड टू प्लांटेशन ओनर्स, ठीक है, वो ऑनर्स को वहाँ पे बेच दिया जाता था उन्हें। ओके, सो द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ स्लेव लेबर मेड इट पॉसिबल टू मीट द ग्रोइंग डिमांड इन यूरोप एंड यूरोपियन मार्केट फॉर शुगर, कॉफ़ी एंड इंडिगो। इस इनसे ये फ्री डिमांड जो यूरोपियन मार्केट की थी, शुगर की, कॉफ़ी, इंडिगो, इस सब की सप्लाई, इस सब का जो प्रोडक्शन था वो इन स्लेव्स के थ्रू कराया जाता था, ठीक है। और इसी वजह से क्या हुआ, जो वहाँ पे पोर्ट सिटीज़ थी लाइक बॉर्डेक्स एंड द नेंटेस, दे ओड देयर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी टू दी फ्लरिशिंग स्लेव ट्रेड। अब ये स्लेव ट्रेड पूरा बॉर्डेक्स एंड नेंटिस के थ्रू होता था, तो ये पोर्ट वहाँ पे अच्छा पैसा आने लग गया लोगों के पास, और ये मतलब इकोनॉमिकली एक प्रॉस्परस रीजन बन गया फ्रांस का, ठीक है। तो थ्रू आउट द 18th century there was a little criticism of slavery in France. The National Assembly held long debates about whether the rights of men should be extended to all French subjects, including those in the colonies. तो मतलब देखो, नेशनल असेंबली जब बनी फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद, जब मोनार्की सिस्टम ख़त्म हुआ, जब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आया, तो जब नेशनल असेंबली बनी, तो नेशनल असेंबली वाज आल्सो, उसके अंदर भी अगर तुम लोग को ध्यान हो, वीडियो में अगर तुमने को ध्यान दिया हो, सो नेशनल असेंबली के अंदर जो पावर थी वो किसके हाथ में थी? दे वर द प्रॉस्परस पीपल, प्रॉस्परस क्लास ऑफ थर्ड स्टेट इटसेल्फ। तो थर्ड स्टेट के प्रॉस्परस क्लास के पास थी, ना कि गरीब लोगों के पास, ठीक है। तो इस वजह से जो वहाँ के जो जो लार्ज बिजनेस ऑफिशियल्स थे या ट्रेडर्स थे, वो कभी भी ये नहीं चाहते थे कि स्लेव सिस्टम को ख़त्म किया जाए। तो इसको ख़त्म कब हुआ? जब कन्वेंशन गवर्नमेंट है, कन्वेंशन मतलब जब जेकॉबिन्स की गवर्नमेंट आई, जब रॉबेस्पियर की गवर्नमेंट आई, क्योंकि वो पूरा जेकॉबिन्स के थे, पुअर सारी जो लोअर क्लास थी फ्रेंच सोसाइटी की, उन सब लोगों की क्लास थी वो, जो कि उन सब लोगों की गवर्नमेंट थी वो, एक तरह से हम कह सकते हैं। सो दे वर द वंस हु हैड पावर, द पुअरेस्ट ग्रुप्स ऑफ द सोसाइटी। सो दे डिड नॉट फील एनी हेजिटेशन इन अबॉलिशिंग द स्लेव ट्रेड। तो ये स्लेव ट्रेड किसके राज्य में ख़त्म हुई, किसके रिजाइम में ख़त्म हुई? ये ख़त्म हुई जेकॉबिन्स के या कन्वेंशन के टाइम पे, ठीक है। सो द नेशनल असेंबली ने खाली डिबेट्स किया, सो बट इट डिड नॉट पास एनी लॉज, फियरिंग ऑपोजिशन फ्रॉम बिजनेसमैन whose income depended on the slave trade। ये आपको बता दिया मैंने। इट was finally the convention which in 1794 legislated to free all slaves in the French overseas possessions। तो 1794 में इसको बैन किया गया। दिस however turned out to be a short टर्म मेजर। अब ये पूरा जो सुधार हुआ, जो रिफॉर्म हुआ, वो बहुत ही कम समय के लिए हुआ, क्योंकि 10 साल के बाद जब नेपोलियन दोबारा गवर्नमेंट में आए, जेकॉबिन्स को, सॉरी, डायरेक्टरी रूल आया था जेकॉबिन के बाद, उसके बाद डायरेक्टरी रूल को ख़त्म करके नेपोलियन ने पावर अपने हाथ में ले ली थी। यू मस्ट रिमेंबर दिस। तो नेपोलियन ने क्या किया, इसने री इंट्रोड्यूस किया स्लेवरी को। प्लांटेशन ओनर्स अंडरस्टूड देयर फ्रीडम एज इंक्लूडिंग द राइट टू इंस्लेव अफ्रीकन Negroes to pursue their
economic interests. Slavery was finally abolished in French colonies in 1848. इसको अंडरलाइन करना आप 1848 में इसको दोबारा इसको एकदम से ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। सो दिस इन दिस वीडियो वी हैव लर्नड कि किस तरह से अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी हुआ, मतलब नेशनल असेंबली जब फ्रेंच रिवोल्यूशन हुआ उसका नेशनल असेंबली आई, नेशनल असेंबली के लोगों में जो पावर में थे वो थे थर्ड स्टेट के बिजनेस ऑफिशियल्स, बड़े अमीर लोग जो थर्ड स्टेट्स के थे उन्हीं लोगों के पास पावर थी। तो उन लोगों ने खाली डिबेट्स किए, बट इसको असली में ख़त्म किसने किया? जेकॉबिन्स ने 1794 में, राइट। बट उसको नेपोलियन ने री इंट्रोड्यूस किया और इसको फाइनली कब ख़त्म किया गया? 1848 में। और ट्रायंगुलर ट्रेड क्या था? जो ट्रेड बिटवीन अफ्रीका, यूरोप एंड अमेरिका। यूरोपियन अमेरिकन कॉलोनीज़ में यूरोपियंस की कॉलोनीज़ थी अमेरिकन कंट्रीज़ में, जैसे कैरेबियन कंट्रीज़ में मार्टिनिक्यू, गुadeloupe एंड सैन डोमिंगो। ये कॉलोनीज़ थी अमेरिका यूरोपियंस की या फ्रांस की मेनली, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता था कि क्यों इम्पोर्टेंट थी? बिकॉज दे वर द सप्लायर्स ऑफ टोबैको, इंडिगो एंड sugar and coffee. So, but French people did not want to go because it was a distant land, and they faced a lot of issues to go. They were hesitant to go and work there. That's why this slave system was required. तो यही ट्रायंगुलर ट्रेड सिस्टम था. So I hope you must have understood. अगर आपको कोई confusion है, you can drop your comments in the comment box. I would try and sort it out for you. Thank you.